तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और तिब्बत के बीच एक बार फिर विवाद गहराने लगा है। दलाई लामा जल्द ही अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं, लेकिन चीन का कहना है कि उत्तराधिकारी को चुनने से पहले चीनी सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। तो आखिर दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं, उनका महत्व क्या है और चीन को इससे आपत्ति क्यों है? अगले दलाई लामा को लेकर क्या संकेत मिले हैं, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। 1557 में मंगोल शासक अल्तान खान ने दलाई लामा की परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने सोनम ग्यात्सो को तीसरा दलाई लामा घोषित किया था। पहले दो दलाई लामा गेदुन द्रुपा और गेदुन ग्यात्सो को मरणोपरांत ये उपाधि दी गई थी। देखिए, मान्यताओं के अनुसार वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। उनके उत्तराधिकारी की तलाश पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है कि वरिष्ठ लामाओं के द्वारा नवजात बच्चों में संकेत की तलाश की जाती है, जैसे सपने और भविष्यवाणियों का सहारा लेकर इन बच्चों तक पहुंचा जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त चिता से उठने वाले धुएं की दिशा और मृत्यु से पहले दलाई लामा जिस दिशा में देख रहे थे वो काफी जरूरी माना जाता है। कई सालों तक इस तरह संकेतों, भविष्यवाणियों और सपनों के आधार पर बच्चे की परीक्षा ली जाती है, उसकी तलाश की जाती है और बच्चे को पूर्व दलाई लामा की वस्तुएं पहचानने को भी दी जाती हैं। चुने गए बच्चे को बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। वर्तमान यानी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को 1937 में सिर्फ 2 साल की उम्र में इन्हीं परंपराओं के आधार पर चुना गया था। 6 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के हो गए। उन्होंने साफ कहा कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और अगले दलाई लामा को मान्यता देने की जिम्मेदारी गादेन फोडरंग ट्रस्ट की होगी। दलाई लामा ने चेतावनी दी, किसी अन्य को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ये साफ संकेत चीन के लिए था, जिसने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने अब ये बयान दिया कि दलाई लामा के पुनर्जन्म के लिए चीनी सरकार की मंजूरी जरूरी है। चीन का दावा है कि उत्तराधिकारी की पहचान 1792 में शुरू हुई और लॉटरी सिस्टम से ही वो होनी चाहिए। ये प्रणाली 11वें और 12वें दलाई लामा के समय तो लागू थी, लेकिन 13वें दलाई लामा के वक्त इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें हेरफेर की आशंका थी। साल 2007 में चीन ने एक नियम बनाया कि तिब्बती धर्मगुरुओं की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। चीन का यह भी कहना है कि अगला दलाई लामा सिर्फ चीन में जन्मा व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई और देश में जन्म लेता है तो वो अवैध माना जाएगा। लेकिन एक ऐसी घटना है जिससे चीन अपनी इस मंजूरी और अपने ऐतराज को लेकर सवालों के घेरे में है। दरअसल दलाई लामा ने एक 5 साल के बच्चे को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। चीन ने उस बच्चे और उसके परिवार को लापता कर दिया था और उसके बाद चीन ने अपना पंचेन लामा ग्यानकेन नोरबू घोषित किया था। 6 जून 2025 को वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिला और अपनी निष्ठा जाहिर की थी। दलाई लामा का महत्व अब आप समझ सकते हैं कि चीन को दलाई लामा से इतनी आपत्ति क्यों है। दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं, बल्कि तिब्बत की पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्हें बोधिसत्व का अवतार माना जाता है। दलाई लामा का अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। उन्हें सम्मानपूर्वक परम पावन भी कहा जाता है। ये उपाधि तिब्बती बौद्ध धर्म की 700 साल पुरानी परंपरा है। दलाई लामा को लेकर भारत और चीन में अब टकराव भी होने लगा है। भारत में दलाई लामा को भरपूर सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी, जिससे चीन फिर नाराज हो गया। असल में 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। वो सिर्फ 15 साल के थे जब उन्हें तिब्बत की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने शुरुआत में चीन से सहयोग की कोशिश की, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न और मठों को नष्ट करने जैसी घटनाओं ने उन्हें तिब्बत छोड़ने पर मजबूर किया। दरअसल मार्च 1959 की बात है जब चीनी सेना उनके महल तक पहुंच गई थी। दलाई लामा ने सिपाही का भेष धारण किया और तिब्बत छोड़ दिया था।
रास्ते में कई गांवों और मठों ने उन्हें उस वक्त शरण दी थी। 31 मार्च 1959 को वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते आखिरकार भारत पहुंचे और 3 अप्रैल को पंडित नेहरू ने उन्हें भारत में शरण देने की घोषणा की थी। पहले उन्हें तेजपुर यानी असम और फिर मसूरी में रखा गया। 1960 से वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, जिसे तिब्बतियों का अस्थायी मुख्यालय भी कहा जाता है। इस बात को लेकर चीन हमेशा भारत से चिढ़ता भी रहता है। देखिए, वर्तमान दलाई लामा ने 3 अहम भविष्यवाणियां की हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अगला दलाई लामा आजाद देश में जन्मेगा। संभव है कि वो भारत में जन्मे। वो एक वयस्क भी हो सकता है, पहली बार कोई बालक यानी बच्चा नहीं। अगला दलाई लामा स्त्री भी हो सकती है, यानी पहली महिला दलाई लामा की संभावना बढ़ गई है। दलाई लामा की परंपरा एक धार्मिक प्रतीक से कहीं ज्यादा है। ये तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ा है। चीन इस पर अपना नियंत्रण चाहता है, जबकि तिब्बती इसे अपनी आत्मा मानते हैं। अब आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगला दलाई लामा कौन होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।